नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने धर्मेश यादव की सच्ची भूतिया कहानी लेकर आया हूं। ये कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक प्रसिद्ध सिंगर थे। जी हाँ, भी कुछ दिनों पहले मैंने एक और प्रसिद्ध सिंगर की वीडियो बनाया था जो कि दिल्ली के थे, लेकिन ये दूसरे हैं। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं। ये पूरी की पूरी घटना का वर्णन मुझे धर्मेश यादव के बेटे ने इंस्टाग्राम में लिख के भेजा है। दरअसल ये घटना है सन 1992 से 1993 के बीच की। क्या होता है कि धर्मेश यादव उस जमाने में यंग थे, 29-30 साल पहले की बात है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे थे। बहुत अच्छे सिंगर, कमाल की आवाज, बहुत अच्छा दौर चल रहा था उनका। पूरे उत्तर प्रदेश में लोग उनका नाम उस दौर में जान रहे थे। अब एक बार की बात है, फेमस होते होते उन्होंने अच्छे पैसे भी कमा लिए। वो ऐसा सोचते हैं कि यार मैंने उत्तर प्रदेश में कानपुर में अपना काफी नाम कर लिया हूं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि इसके जरिए अब मैं कुछ और भी अच्छा करूं और भी अच्छे लेवल पर फेमस हो जाऊं। तो इसी दौरान उनके एक दोस्त थे जिनका नाम था रवि। उनका ना बैंड ग्रुप था। वो आकर धर्मेश से क्या बोलते हैं कि यार मैंने अपने बैंड को एक नाइट क्लब में बेंगलोर में स्टार्ट कर रहा हूं, तुम चलना चाहोगे, ज्वाइन करना चाहोगे? बस धर्मेश जी तो इसी चीज का वेट कर रहे थे। हाँ कह देते हैं। साथ ही साथ उनका एक फ्रेंड था जिनका नाम था बाबू और दूसरा फ्रेंड जिनका नाम था फैजल। ये दोनों भी तैयार हो जाते हैं। अब रवि जी, उनकी पत्नी, धर्मेश जी, फैजल जी और बाबू जी ये निकल जाते हैं बेंगलोर के लिए। वहां पर जाकर इन्हें वो नाइट क्लब भी मिल जाता है। पूरी मंजूरी, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सब कुछ हो जाती है। और अब बात आती है एक अच्छी जगह रहने की। बैंड सर्कल था, लोग ज्यादा थे, इसलिए इनको एक बड़ा घर चाहिए था, एक बंगलो जैसा कुछ चाहिए था। किस्मत इतनी अच्छी थी, मानो पता नहीं कहां से किस्मत ऐसी आई थी कि इन्हें घर भी मिल जाता है, एक बड़ा सा बंगलो। जैसा सोचे हुए थे हूबहू डिट्टो वैसा ही। रेंट भी बहुत कम था। ये लोग सोचते हैं कि यार ये तो कमाल ही चल रहा है हमारे साथ। अब क्या होता है, बंगलो के अंदर जैसे ही एंटर करते हैं तो क्या पाते हैं कि बंगलो जो है ना वो दो पार्ट में डिवाइड है अंदर की तरफ से। एक पार्ट में रवि जी और उनकी पत्नी रहने लगती है और दूसरे पार्ट में फैजल, बाबू और धर्मेश जी रहने लगते हैं जो कि बैचलर थे। धीरे धीरे करके 3 दिन कट जाते हैं। चौथे दिन की रात से घर में अजीबोगरीब एक्टिविटी शुरू हो जाती है। ये अजीबोगरीब एक्टिविटीज कुछ ज्यादा ही अजीब थी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये लोग बाथरूम यूज करके निकलते थे ना, दरवाजा बंद करते थे ना, बाहर से अंदर अपने आप नल का टैप ओपन हो जाता था। लोग टेंशन में बोले कि अभी तो बंद करके आए थे, अपने आप कैसे ओपन हो गया? ढीला वीला होगा, लूज हो गया। जाके बंद करते थे, फिर निकलते थे, फिर चालू। एक बार होगा ऐसा लूज होने की वजह से, बार बार नहीं होता था ऐसा। हर एक वॉशरूम के साथ होने लगा। कभी ये लोग किसी रूम से बाहर निकलते थे लाइट्स ऑफ करके, तो क्या पाते थे 2 मिनट बाद वापस लौट रहे तो वहां की लाइट्स ऑन है। लाइट्स ऑन करके बाहर निकल देते तो लाइट ऑफ पाते थे। धीरे धीरे करके ये लोगों ने इन बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जानने लगे थे कि इस घर में कुछ ऐसी अजीबोगरीब एक्टिविटीज हो रही है जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, बल्कि पॉसिबिलिटी है पैरानॉर्मल है। कभी किसी खिड़की को बंद रखते थे तो वो अपने आप खुल जाती थी। रात में बुरे बुरे सपने आते थे, निगेटिविटी से महसूस होती थी, मन भारी सा लगता था। कुछ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ सिंगिंग प्रोजेक्ट्स वहां पर मिलते थे तो अपने आप कैंसिल हो जाते थे, मानो मनुष्यत पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। अब धीरे धीरे करके ऐसे दिन आ गए कि ये लोग रात में सोना ही बंद कर दिए। दरअसल जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि नाइट क्लब में ज्वाइन हुए थे बेंगलोर में आके, तो इन्होंने क्या किया, 3-4 बजे घर पहुंचते थे, 3-4 के बाद सोते ही नहीं थे। रात में बैठ जाते थे, आगे शेरो शायरी करने लगते थे, गाने वाने गाने लगते थे। ऐसे करके दिन का उजाला निकलता था तो ये लोग दिन के उजाले में फिर जैसे तैसे करके सोने के लिए जाते थे। अब एक दिन की बात है, ऐसे करते करते कुछ और दिन कटे। एक्टिविटीज होती थी, ये लोग इग्नोर करते थे, होती थी, इग्नोर करते थे। कुछ दिन कटे। अब जैसे कि मैंने बताया था, इनका एक फ्रेंड था बाबू। बाबू ना इन सारी चीजों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। वो क्या कहते हैं कि यार तुम लोग ना रात में फालतू, हम लोग इतना थक के आते हैं, नींद खराब करते हो, मैं क्या करूंगा अभी ना तुम लोगों के साथ नहीं सोऊंगा। रवि और उनकी जो वाइफ थी वो तो दूसरी तरफ वाले फ्लैट में सोते ही थे। मैं क्या करूंगा, जो हॉल है ना वहां पर अपना गद्दा डाल के सो जाया करूंगा, तुमको रात में जो करना है करो यार, मैं गद्दा डाल के यहीं पे सोऊंगा। अब जहां पर उनका हॉल था
हॉल के ऐसे पीछे की तरफ, जैसे दिख रहा है ना, ये पीछे जहाँ लाल लाइट चालू है वहाँ पे पीछे की तरफ किचन था, जहाँ पे पैर था वहाँ पे बाहर निकलने का रास्ता, वो ऐसा सर करके सोते थे। अब क्या होता है कि जब वो पहली ही रात मतलब डिसाइड करते हैं कि यार मैं जाके बाहर सोऊंगा, तो अंदर शेरो शायरी शुरू हो जाती है। अपना गद्दा तकिया उठाते हॉल में ऐसा बिछाते हैं और सोने लगते हैं। पहली ही रात इनको बड़ा बेहुदा सा सपना आता है। वो बेहुदा सपना ये था कि सपने में इनको लगी है प्यास, उठकर पानी पीने गए हैं और पाए हैं कि अंदर ना किचन में कोई औरत खाना बना रही है और बच्चा साइड में खड़ा खड़ा उस औरत को देख रहा है। ये बहुत घबरा गए। जैसे ही औरत ने इनको देखी पलटकर, तो उसका चेहरा बहुत ज्यादा डरावना था। उस डरावने चेहरे के साथ इनकी नींद खुल गई। अब ये बताते भी तो क्या बताते अपने दोस्तों को अगले दिन उठ के कि मैंने भूत का सपना देखा तो मैं घबरा गया, जो कि विश्वास नहीं करते थे। लोग हंसने लगेंगे। अब क्या होता है दूसरी रात के बारे में इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इमेजिन नहीं किए थे कि हमें कुछ ऐसा फेस करना पड़ेगा। ये रोज की तरह ही, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, पहले दिन जैसा अपना गद्दा तकिया लेके आते हैं, अंदर शेरो शायरी शुरू होती है। दूसरे वाले फ्लैट में रवि और उनकी वाइफ सो जाती है। रात के तकरीबन 3:15 बज रहे थे। ये हॉल में अपना गद्दा बिछाते, इस बार सोचते हैं कि मैं डायरेक्शन चेंज करके सोऊंगा। कई बार डायरेक्शन की वजह से ही बुरे बुरे सपने आते हैं और ऐसा होता है। हाँ, विश्वास मानो या ना मानो, डायरेक्शन की वजह से होता है। मैं अपना बताऊं पर्सनल, मैं जब भी नॉर्थ साइड में सर रख के सोता हूं, मुझे बहुत घटिया गंदे बुरे सपने आते हैं। इसकी गारंटी मुझे आते ही आते हैं। बहुत ही घटिया सपने होते हैं। अगर आप लोग भी ऐसे सपनों से, निगेटिविटी से परेशान हो तो नॉर्थ यानी कि उत्तर की दिशा की तरफ सर रखकर सोना बंद कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी काफी हद तक। खैर, कहानी के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं। अब क्या होता है, ये डायरेक्शन चेंज करके सोते हैं। अब इनका सर घर के बाहर वाले मेन डोर की तरफ रखते हैं और अपना पैर किचन की तरफ रखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये बंगलो बड़ा था, तो जो किचन था ना थोड़ा हाइट में था, हॉल थोड़ा ऐसा नीचे था। किचन के लिए ऐसे 4-5 सीढ़ी चढ़ के किचन आता था। मतलब स्टाइलिश टाइप का, थोड़ा इमेजिन करो ना, वैसा वाला था किचन और हॉल इनका। अब क्या होता है, सो जाते हैं। एग्जैक्टली 5 मिनट बाद, बहुत थके हुए थे आज, बहुत गाने वाने हुए थे नाइट क्लब में। 5 मिनट बाद ये मस्त ऐसे गहरी नींद में सोने लगते हैं। अचानक से पता नहीं कैसे इनकी नींद खुलती है 5-10 मिनट बाद। यहाँ जैसी नींद खुली तो क्या पाए, जो किचन है ना, बाहर से सनलाइट, तो सॉरी मून लाइट हल्की हल्की आ रही थी। तो वो मून लाइट की मदद से दिखाई देता है कि किचन से 3-4 साल का बच्चा उतर के नीचे आ रहा है। अब ये उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि उस बच्चे का हुलिया हूबहू वैसा ही था जैसा इन्होंने अपने सपने में देखे थे पिछली रात को। ये कंफ्यूज हो गए, ये सोचे कहीं ये सपना तो नहीं है, लेकिन नहीं, ये सच्चाई थी। सच्चाई और सपने में थोड़ी देर बाद फर्क समझ में आ जाता है। कई बार रियलिस्टिक लगते हैं सपने, लेकिन हम समझने की कोशिश करो तो सच्चाई समझ में आती है कि सपना की सच्चाई। वो सच्चाई थी, क्लियर सच्चाई थी। वो क्लियर देख पा रहे थे। वो बच्चा किचन से उतर कर आ रहा है, 2 सीढ़ियां नीचे उतरा और अचानक से गिर गया। वो गिरा तो भागती हुई एक औरत, यानी कि शायद उसकी माँ ही थी, वो भी किचन से निकल कर आती। जैसे उसका चेहरा देख के देखते से ही पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वो औरत का भी हुलिया हूबहू ऐसा था जैसा कि इन्होंने अपने सपने में पिछली रात देखा था। वो औरत आती है, बच्चे को उठाती है और सामने उनकी तरफ देखती है, बड़ी ही वियर्ड स्माइल देती है और आगे और करीब आती है, उनके गाल को ऐसे टच करती है, ऐसे मारती है और फिर उठ के फिर वियर्ड स्माइल देती है और फिर उल्टा, मतलब ऐसा उल्टा चल के सीढ़ियां उल्टी चढ़ के अपने बच्चे का हाथ पकड़ के किचन के अंदर चली जाती। ये बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि क्या देख लिया मैंने, हक्के बक्के, पूरी तरह से ब्लैंक, चिल्लाने की भी हिम्मत नहीं, कुछ करने की हिम्मत नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। अचानक से धड़धड़ा के जो उनके दोस्त थे, मतलब धर्मेश, और अंदर जो शेरो शायरी कर रहे थे ना उनके फ्रेंड फैजल, उनका दरवाजा खुलता है। वो लोग डर जाते हैं कि अरे क्या हुआ, कौन आ गया। देखते हैं कि बाबू जो हॉल में सो रहे थे वो आए। एक एक बात अपने दोनों दोस्तों को बता देते कि अभी अभी मेरे साथ हॉल में क्या हुआ है, अब क्या होता है। जैसे ये लोग ये बात सुनते तो ये लोग भी जरूरत से ज्यादा घबरा जाते। क्या करें, अब फ्लैट से बाहर निकलना पड़ेगा। कोई चोरनी आ गई है, डाकू आ गई, क्या आ गई है, डायन आ गई, चुड़ैल आ गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यंग थे ना, ज्यादा तो मैच्योर्ड नहीं थे इतने की चीजों को समझ पाए बड़ी आसानी से। अब ये लोग सोचते हैं कि रात में निकलना पड़ेगा, रवि और उसकी पत्नी को उठा के सब बताना पड़ेगा, क्योंकि रवि जी थोड़ा सा मैच्योर्ड थे।
टेंशन में आ गए, बोले क्या करें, अभी दरवाजा बंद करो पहले तो। अब बोले कि 1 2 3 गिनती में तेजी से भागेंगे, जो लाइट का स्विच आता है उसको दबाएंगे, चालू होगा, फिर नॉन स्टॉप भागेंगे रवि के कमरे तक। इनकी ये चाल भी इनका साथ देती है। 1 2 3 गिनते, दरवाजा खोलते, भागते हुए स्विच में मारते, एक बार में लाइट ऑन होता है, फिर भागते हुए रवि के फ्लैट में। फिर दरवाजा खोलते रवि टेंशन में, बोले कि क्या हो गया, तुम लोगों ने क्या देख लिए। ये बताते हैं कि भैया बाबू ने ये सब देखा है और हम लोग भी कुछ दिनों से एक्सपीरियंस करते हैं। रवि भी बोलते हैं कि हाँ मैं भी कर रहा हूँ और मेरी वाइफ भी कर रही है, कुछ गड़बड़ है। इनके शोरगुल से आसपास के लोग उठ के इनके घर की तरफ आ जाते, बोले क्या हुआ क्या हुआ। सबको सारी बात बताई जाती है और ये लोग जितनी जल्दी हो सके, यानी कि एग्जैक्टली 3 दिन बाद इस फ्लैट को खाली करके एक दूसरे घर में चले जाते। किस्मत बड़ी अच्छी थी, इनको दूसरा घर भी रेडी मिल जाता है। क्या है कि बड़े शहर उस समय ना इतने ज्यादा भरे नहीं रहते थे जैसे आजकल रहते हैं, फ्लैट मिल जाता है इनको। और जब कुछ दिनों बाद ये लोग उस फ्लैट की तरफ जाते हैं तो ना उनका एक पड़ोसी मिलता है। पड़ोसी बोलता है क्या हुआ, आप लोग अब नहीं रहते वहां पे। तो ये लोगों ने पड़ोसी को भी सारी बात बताई। तब जाके पड़ोसी ने बताया कि अरे आपके साथ भी हुआ है, ऐसा मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना। यहाँ पे जो भी रहने आते वो मुश्किल से हफ्ते 10 दिन रहते और अपने आप खाली करके चले जाते। दरअसल क्या है, ये जो बंगला है ना, लोगों का मानना है कि बंगला एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। आपने देखे होंगे एग्जैक्टली पीछे कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान बहुत बड़ा हुआ करता था। इसका जो मालिक था वो थोड़ा दबंग इंसान था। बहुत पुराने जमाने में उसने कब्रिस्तान को अपने अंडर में लेके अपना बंगला खड़ा कर दिया। ये काफी पुराना बंगला है, 100-150 साल पुराना। इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों ने देखे होंगे। वो लोग बिल्कुल मान जाते हैं, अरे कोई घर कब्रिस्तान के ऊपर खड़ा हो तो वो घर नॉर्मल कैसे हो सकता है भाई। आप ही इमेजिन करो कि आप लोगों को कल पता चली कि आपका घर कब्रिस्तान के ऊपर खड़े, तो आप लोग अपने घर में बड़ी आराम से रह पाएंगे क्या। और अगर खड़ा है, रह भी रहे, तो वो घर नॉर्मल होगा क्या कहीं से। मुझे नहीं लगता। आप चाहे इसे कितना भी अंधविश्वास कह लें, मैं तो ऐसी सारी चीजों पर विश्वास करता हूं भाई। और हाँ, अगर आप लोग नहीं करते तो इस वीडियो को केवल और केवल अपने मनोरंजन के लिए ही लीजिए, ज्यादा दिल में बैठाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लोगों को मालूम है कि इस दुनिया की सच्चाई क्या है तो सतर्क हो जाइए, जरूरी है। आज इस सारी चीज को 29-30 साल बीत चुके, लेकिन आज भी धर्मेश जी इन सारी चीजों को याद करते ना तो ऊपर से नीचे तक उनके सारे दोस्त और उनका परिवार और वो खुद कांप उठते हैं। पूरी दुनिया घूमे इन्होंने, लेकिन कुछ ऐसा एक्सपीरियंस केवल उन्होंने इस बंगलों में ही किया था। खैर, आप लोगों को आज की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तक देखे हैं, वीडियो को पसंद किए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाए। अपनी जिंदगी से जुड़ी कोई भी कहानी आप इसी तरह से पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं तो लिख भेजिए, हो सकता है अगला वीडियो मेरा आप लोगों की कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए, कल फिर से जाहिर हो जाऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों का दिन शुभ हो।